दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो आज जो है हम यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि आज मार्केट में उन शेयर्स के साथ में हुआ क्या। तो चलिए बिना देरदारी के वीडियो स्टार्ट करें। मगर उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर हर शेयर्स के बारे में, अंदर की खबर, उसके भविष्य के शेयर पॉइंट्स ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, और ट्रेडिंग की हर टर्मिनोलॉजी को बहुत ही सरल भाषा में अपने वीडियोस में बताता हूँ। तो अगर आप इस तरह की जानकारी को रोज जानना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो के अंदर बेहतर शेयर्स को रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। भाई आज तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हैवीली ट्रेड किया मार्केट के अंदर। मतलब उसके शेयर्स जो है करीब 12.40% तक ऊपर उछल गए। और उसके पीछे का रीज़न क्या था? दरअसल उसके पीछे का रीज़न ये था कि आज मार्केट ट्रेडिंग के दौरान आज ऐसी न्यूज़ एक BHEL के सामने आई जिसने जो इसके स्टेक होल्डर्स के जो आत्मविश्वास है उसको बूस्ट करके उसको 12.40% तक पहुंचा दिया। और वो न्यूज़ ये थी दोस्तों कि लोगों को लगा कि BHEL ने आज जो है NTPC का एक ऑर्डर को जीता है जिसकी जो कीमत थी वो करीब 17,000 करोड़ की थी। मगर दोस्तों, जब मार्केट का सेशन कंप्लीट हुआ तब तक जो है BHEL करीब 12.5% ऊपर उछल चुका था। मगर मार्केट सेशन के बंद होने के बाद में BHEL ने इस बात का खुलासा किया कि उनको अभी तक NTPC से कोई भी ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है और ये केवल एक अफवाह है। दरअसल उन्होंने NTPC के लिए जो है बिड सबमिट किया भी ज़रूर था और वो करीब दिसंबर 21 के अराउंड किया था, लेकिन उसके अलावा कोई भी एक नई न्यूज़ मार्केट में नहीं आई है। हालांकि BHEL बोल रहा है कि अभी तक वो बिडिंग के अंदर एक अकेला ही कॉन्टेंडर है और उसके अगेंस्ट में किसी ने बिड नहीं किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली NTPC का ये ऑर्डर जो है BHEL के नाम पे खुल सकता है, मगर अभी तक खुला नहीं है। और जब CB ने इसका एक्सप्लेनेशन मांगा कि भाई एक बात बताओ कि वाकई में तुम्हारे नाम पे ऑर्डर खुला है या नहीं खुला है, तो फिर BHEL ने ये बताया कि भाई बिड सबमिशन जो होता है वो हम CB को बताने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वो रेगुलेशन 30 के अंतर्गत नहीं आता है। वो तभी आपको बताएंगे जब वाकई में उनके लिए बिड जो है वो खुल जाए, यानी उन्होंने जो बिडिंग करी है NTPC के ऑर्डर के लिए वो BHEL के नाम पर खुल जाए। तो दोस्तों, मुझे ये लगता है कि कल के दिन मार्केट में ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि आज जो मार्केट ने जिस न्यूज़ के तहत इसको करीब 12.40% से उछाल दिया है, कल मुझे लगता है कि शायद इसके अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात और तय है कि आप ये देख सकते हो कि अगर आगे NTPC का ऑर्डर BHEL के लिए वाकई में खुलता है तो मार्केट जो अपना बुल सेशन के दौरान अगर दौड़ेगा तो करीब 12.40% के करीब ऊपर उस समय भी उछलेगा। लेकिन खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि इसके शेयर्स के साथ में कल क्या होने वाला है। चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, अगर आपको मेरा एनालिसिस अभी तक पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो भाई आज HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जो है करीब 2.82% की छलांग लगाई है। यही नहीं, सिर्फ यही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में ऐसा नहीं हुआ है, और भी दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भी आज जो है एक करीब 2.5% के अराउंड जो है वो मार्केट के अंदर तेज़ी दिखाई है। और इसके पीछे का रीज़न क्या था? इसके पीछे का रीज़न ये था दोस्तों कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी ने जो है वो जो HDFC ने और दूसरी लाइफ इंश्योरेंस ने एक ऑब्जेक्शन रेज कर रखा था। दरअसल क्या हुआ कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी ने बीच में, मतलब दिसंबर 2023 के अंदर, उन्होंने एक ऐसी सर्कुलर रिलीज किया जिसके तहत इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करने वाली कंपनीज जो हैं वो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी बायर्स के लिए जो सरेंडर चार्जेस रखते हैं वो सरेंडर चार्जेस को उनको कम करने के लिए गाइडेंस दिया गया था, जिससे जो पॉलिसी होल्डर है, मतलब जैसे कि आप और मैं हुए, अगर हम लोग पॉलिसी खरीदते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की, जो कि फिक्स टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, मान लीजिए 5 साल की हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदा, तो अगर हम उस 5 साल के पहले अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को वॉलेंटरली यानी अपने मन मर्जी से अगर इंश्योरेंस पॉलिसी जनरेटर कंपनी जैसे HDFC इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई उसको अगर सरेंडर करते हैं, हमको एक अच्छा खासा सरेंडर चार्ज जो है वो कंपनी को पे करना पड़ता था। और ये सरेंडर चार्ज जो होता है कई बार दुगना भी होता था। मतलब एक तरीके से हमको इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी जो है वो पेनल्टी चार्ज करती थी। अब जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, मतलब IRDAI,
उसने क्या कहा था, उसने दिसंबर में ये एक पेपर रिलीज करके सारे इंश्योरेंस कंपनी वालों को ये इंस्ट्रक्ट किया था कि भाई आप जो है जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनसे सरेंडर चार्जेस ज़्यादा नहीं ले सकते, मतलब उसको फिक्स कर दिया था। तो उससे क्या हुआ था कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनीज थी उनको अच्छा खासा घाटा हुआ। पॉलिसी होल्डर के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी भाई कि उनको कम पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, मगर बार बार हर इंश्योरेंस पॉलिसी की अलग अलग वक्त पर IRDAI को शिकायत जाने लगी कि भाई ऐसा मत करो क्योंकि हमारे कंपनी की 12 बज जाएगी, क्योंकि हमको कमीशन भी देना पड़ता है, हमको दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। तो फाइनली जो है IRDAI ने ये कहा है इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनीज को कि चलो ठीक है भाई, आप जो प्रपोज कर रहे हो कि सरेंडर चार्जेस को बढ़ाया जाए उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त ये है कि पॉलिसी होल्डर्स यानी जो हम लोग हैं उनको किसी भी तरीके का ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके लिए जो है उन्होंने कुछ टर्म जो है वो डिफ़ाइन करी थी। उन्होंने पहले ये कहा कि भाई जो इंश्योरेंस पॉलिसी बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे, जो कंपनीज थी वो ये बोल रही थी कि जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो सरेंडर्स हैं आप उनके अंदर डिस्टिंक्शन रखिए। मतलब अगर शॉर्ट टर्म के अंदर कोई भी बंदा, मान लो 5 साल के लिए उन्होंने पॉलिसी ली है, लेकिन 5 साल के पहले अगर वो लोग अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो कंपनीज जो हैं वो उनको ज़्यादा सरेंडर चार्जेस जो है चार्ज कर सकती है। और जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी को रखेंगे अपने साथ में यानी 5 साल के ऊपर, तो उनके लिए सरेंडर चार्जेस बहुत ही कम रहेंगे। तो इससे जो है विन विन सिचुएशन टाइप की बात उन्होंने कही, जिसको IRDAI जो है वो कंसिडर करने के लिए तैयार है। और दोस्तों इसी न्यूज़ के चलते हुए अब जब लोगों को दिखने लगा है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अब फायदा हो सकता है, तो ये आपको ग्राफ जो है ऊपर जाता हुआ दिखा है करीब 2.82% का। और एक बार जब IRDAI जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के फेवर में जब सुना देगी, तो मुझे लगता है कि इसके जो शेयर्स हैं और जितने भी दूसरे लाइफ इंश्योरेंस के जो शेयर हैं वो और ऊपर जाना चाहिए। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं मॉइल शेयर के बारे में। तो भाई जो मॉइल शेयर है वो आज करीब 6.76 यानी करीब 7% के करीब इसने मार्केट के अंदर अपना उछाल दिखाया है। अब उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे आज जो मार्केट की इसमें एक न्यूज़ आई थी वो ये आई थी कि मॉइल ने जो है इस फरवरी के अंदर करीब 15% का ईयर ऑन ईयर जो है मैंगनीज और जो है उसका प्रोडक्शन जो है हाई दिखाया है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर डेवलपमेंट है मॉइल के लिए। तो बस क्या था, तो बस इस न्यूज़ के चलते जो है मॉइल के शेयर जो है आज करीब 7% के ऊपर उछाल के साथ में मार्केट क्लोज होने के ऊपर बंद हुए। अगर हम पिछले 5 दिनों की बात करें तो ये करीब 7.25% की तेजी पे आज जाके बंद हुआ। 6 महीने में इसने करीब 24% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। एक साल में लगभग 94% या 93% आप बोलें तो उसका रिटर्न दे चुका है। और पिछले 5 साल में भी उसने 90% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड का। दरअसल जो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली जो विंड रिलेटेड जितने भी शेयर्स हैं, जैसे आइनॉक्स विंड हो गया, सुजलॉन हो गया, आज उनके शेयर्स में भारी गिरावट दिखी है। मतलब पिछले 5 दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो करीब 13% की गिरावट हुई है। और आज एक दिन के अंदर ही 5% की गिरावट के साथ में ये सारे शेयर्स क्लोज डाउन हुए हैं। और भाई उसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे का रीज़न ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी, खास तौर से जो विंड एनर्जी है, उसको सरकार की तरफ से एक बड़ा झटका मिला है। ये देखिए सुजलॉन की बात करें अपन तो आज सुजलॉन एक दिन के अंदर करीब 2.5% से गिरा है। और अगर ये पिछले 5 दिनों का अगर अपन इनका डेटा देखें तो ये 5 दिनों में भी पिछले 2.5% से ही नीचे डाउन है। इसके पीछे का रीज़न भी आप जान लीजिए। दरअसल क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी है यानी MNRI, उन्होंने रिवर्स ऑक्शन को वापस लेकर आने की बात करी है। अब ये रिवर्स ऑक्शन क्या है पहले अपन समझ लेते हैं। तो दरअसल दोस्तों क्या होता है कि जब भी बोली लगती है यानी जब बिडिंग होती है, पहली बात तो बिडिंग क्यों हो रही है? तो भाई जब भी आप विंड पावर कैपेसिटी की जो एनर्जी कंपनीज हैं वो जब इंस्टॉलेशन करती हैं किसी भी पवन चक्की का, तो उनको पर्टिकुलर साइट के लिए जो है बिडिंग करनी पड़ती है, मतलब बोली लगानी पड़ती है। अब आमतौर पे बोली कैसी लगती है? भाई किसी ने अगर बोला कि भाई 5 रुपये हम देंगे मान लो इस पर्टिकुलर जगह के लिए, तो इसके ऊपर की जो हायर बिडिंग होगी वो कौन सी होगी? वो होगी 10 रुपये, है कि नहीं? तभी ऐसे तो बिड लगती है
कि भाई किसी ने 5 रुपये बोले तो अगर आपको वो जगह पसंद आई है तो आप जो है 10 रुपये बोल दीजिए, और उसके बाद में फिर वो 10 रुपये के ऊपर अगर किसी ने बिड नहीं बोली तो फिर वो फाइनलाइज हो जाती है। ये एक आम बिडिंग की प्रोसेस है। लेकिन रिवर्स बिडिंग के अंदर दरअसल कंपनीज को काफ़ी लॉस है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शुरुआत ही सबसे हाई बोली होती है भाई, कि किसी ने बोला कि भाई हम इस जगह के लिए मैक्सिमम 10 रुपये देंगे, इसके ऊपर हम नहीं देंगे। तो मान लो किसी कंपनी ने बोला कि भाई 10 रुपये देंगे। अब अगर किसी दूसरी कंपनी को वो जगह जीतनी है तो वो 10 रुपये के ऊपर 11 रुपये नहीं बोलेगा, वो उसको बोलेगा कि भाई हम यहाँ पर 5 रुपये देंगे। मतलब वो अपनी प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन को कम कर रहा है। और ये प्राइस वॉर जो है तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई सबसे कम बोली के अंदर उस पर्टिकुलर जगह के लिए ऑक्शन ना कर दे, और जो सबसे कम बोली लगाता है फिर वही जीतता है इसमें। लेकिन इससे कंपनियों को कितना बड़ा घाटा है। दरअसल इन्होंने क्या किया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है, मतलब जो भारत सरकार है जो कि इस रिन्यूएबल एनर्जी को देखती है, मॉनिटर करती है, उन्होंने टैरिफ को कम नहीं किया है। मतलब जो कंपनियां पे कर रही हैं उस विंड एनर्जी को वहां लगाने के लिए, उनको उतना ही हाई टैरिफ देना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या दिक्कत है कि अब वो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं बढ़ा सकती हैं। मतलब अब उनको एक दूसरे के अगेंस्ट बिडिंग तब तक करते रहनी पड़ेगी जब तक कि उन सब जितने भी प्लेयर्स हैं, मान लो सुजलॉन हो गया, आइनॉक्स हो गया, इनमें से कोई सबसे कम बोली के साथ में वहां पर विंड एनर्जी को पोर्ट करने के लिए पवन चक्की इंस्टॉल ना कर दें। इसके देखते हुए मार्केट में जो है ये विंड एनर्जी रिन्यूएबल है उसको काफ़ी, उस कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए आपको शेयर्स जो हैं इस कदर गिरते हुए दिख रहे हैं। अब ये शेयर्स जो हैं ये आपको इतने ही नीचे दिखेंगे जब तक कि भारत सरकार जो है ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं निकाल ले जिसके तहत जो है ये विन विन सिचुएशन रहे, जिससे कंपनियों को नुकसान ना हो। चलिए और आज के इस आखिरी शेयर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है गोदरेज प्रॉपर्टी। अब गोदरेज प्रॉपर्टी ने जो है आज करीब 2% के उछाल के साथ में मार्केट क्लोज होने पर अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। और भाई इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि गोदरेज प्रॉपर्टी ने फाइनली 62 एकड़ पर आज जो है नॉर्थ बेंगलोर के अंदर प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इसका पहला फेज है वो ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और इस टाउनशिप के अंदर करीब 5.6 मिलियन का स्क्वायर फीट का साइजेबल एरिया है, और जिसकी एस्टिमेटेड बुकिंग जो होगी, यानी यहाँ पर लोग जो फ्लैट बुक कर सकते हैं वो करीब 5,000 करोड़ का होगा। तो ये एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जिसके तहत आज जो है गोदरेज प्रॉपर्टी जो है ऊपर जाते हुए दिखा है। पिछले एक महीने में भी ये करीब 7.5% का उछाल दिखा चुका है। और अगर एक साल की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी ने करीब 113% का अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। और भाई पिछले 5 सालों में तो करीब 250% का ये रिटर्न दे चुकी है प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की गोदरेज कंपनी। तो दोस्तों आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जैसे जैसे फेजेस कंप्लीट हो गए, मुझे लगता है ये गोदरेज प्रॉपर्टी जो है और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप यहाँ जानते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कोई भी स्टॉक को बाय या होल्ड करने के लिए, मैं आपको केवल जानकारी दे रहा हूँ। और अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया है दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।